अब प्रॉमिस क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर। आपने क्लास के लिए बात की और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे कंसिडरेशंस है। आपके लिए कंसिडरेशंस क्या है? जो आप नॉलेज एक्वायर करेंगे। और संस्था के लिए क्या कंसिडरेशंस है? जो उन्हें फीस शेयरिंग होगा। तो दैट इज कंसिडरेशंस। अब यहां पे प्रोमिस को भी डिफाइन किया गया है। प्रॉमिस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति व्हेन द पर्सन्स, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रपोजल मेड करता है। प्रपोजल मीन्स आप किसी भी बातों को लेके कोई ऑफर देते हैं सामने वाले को, और सामने वाला जब सिग्निफाइज करता है, मतलब एसेंट दे देता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, तो प्रपोजल क्या हो जाता है? माना जाता है एक्सेप्टेड। एंड प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो बिकम्स ए प्रॉमिस। तो प्रपोजल का सहमति होना, एसेंट देना, एंड एसेंट देने के बाद वह प्रॉमिस बन जाता है। कुछ ये जो डेफिनेशंस है, इनसे कुछ बातें इमर्ज होके आई है। पहला, पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। व्हेन द पर्सन्स टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल मेड किया जाता है, अगर वह एसेंट दे देता है तो कहा जाता है उसे प्रपोजल को एक्सेप्टेड। एंड जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? नटसेल, ऑफर हुआ एंड एक्सेप्टेंस हुआ। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग यहां पे एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होता है, और यहां पे एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, यह वाइडर टर्म है। यहां पे लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों कवर होता है, बट यहां पे ओनली लीगल, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट काउंट होता है, ओनली लीगली इन्फोर्सेबल। जब तक हमने देखा एग्रीमेंट जो होता है वहां पे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी अगर मिसिंग है, कहने का मतलब कभी कभी हम लोग सोशल एग्रीमेंट करते हैं। सपोज हम दोस्तों के साथ बात करते हैं जो पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, और सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, और इन वक्त पे हम पिकनिक में नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वह सोशल एग्रीमेंट होते हैं, और इस एग्रीमेंट में हम लोग लीगली इनफोर्सेबल करने का इरादा, इंटेंशंस नहीं होता है। इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप डजंट एग्जिस्ट। तो अपना इंटेंशंस नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। इसीलिए एक टर्म कहा जाता है जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये सवाल खूब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। कहने का मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस
एग्रीमेंट के अंदर में जब नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, तो ये कोई राइट ग्रांट नहीं करता है। यहाँ पे पिकनिक में हमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और पिकनिक ऑर्गेनाइज नहीं किया है, पिकनिक पे नहीं गया, तो हमारे फ्रेंड्स को कोई लीगल राइट्स नहीं मिला। वो हमारे ऊपर कोई सू नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शंस नहीं ले सकते हैं। बट हमने अपने दोस्तों से 1,000 रुपया करके चार्ज किया और बोला जो हम आपको पिकनिक टूर कराएंगे, नैनीताल का सैर कराएंगे, और पर हेड हमने 1,000 कलेक्शंस कर लिया। तो वहां पे क्या है, कंसिडरेशंस भी है, प्रॉमिस भी है। अगर ऑर्गेनाइज करने में अगर कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं तो उसको लीगल राइट्स मिल जाता है। जिसने भी 1,000 पे किया है, दे हैव लीगल राइट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जो बच्चे म्यूट कर लीजिएगा, कहीं से साउंड आ रही है। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि अभी यही बात कर रहे थे हम, एग्रीमेंट में अगर लीगल इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो एग्रीमेंट हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सेक्शंस 10 essentials of a valid contract। मिस कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट का होना एंड उसकी लीगल इनफोर्सिबिलिटी का होना। लीगल इनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है जो कानून की दृष्टि में वह कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर कोई पार्टी फेल कर जाता है, मिस परफॉर्म करने में असमर्थ होता है, तो कोर्ट उस पर एक्शन लेती है। लीगल इनफोर्सिबिलिटी को और एक दो एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहां पे हम लोग समझ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आज जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए सर्टेन एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं, उसका होना जरूरी है। पहला चीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिल्कुल होना है। और एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशंस, इस बात को याद रखेंगे। एग्रीमेंट मतलब प्रोमिस हुआ प्लस कंसिडरेशंस हुआ, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशंस। दूसरा है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब सहमति, इच्छा हमने राजामंदी की, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का एक सिंपल जो मीनिंग आपको अभी हम समझाते हैं, मीन्स एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। आप लोग लिखेंगे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। सपोज राहुल के पास 2 पीस ऑफ लैंड है। 1 piece of land
इज इन नेपाल, काठमांडू, एंड वन पीस ऑफ लैंड जो है आपका मुजफ्फरपुर शहर में, सिटी में है। तो उसने एक पेपर में इश्तिहार दिया या दोस्तों को ऑफर दिया, जो मैं अपना जमीन बेचना चाहता हूं, मैं अपना लैंड बेचना चाहता हूं। तो कुछ दोस्तों को यह मालूम था जो राहुल के पास नेपाल में काठमांडू में लैंड है, और उन दोस्तों ने, हम लोगों ने भी सोचा जो वह काठमांडू का जमीन बेचना चाहता है, बट उसका इंटेंशन था मुजफ्फरपुर का जमीन बेचने का, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप सोचते हैं जो आप काठमांडू की जमीन खरीद रहे हैं, और राहुल सोच रहा है जो हम मुजफ्फरपुर का लैंड सेल कर रहे हैं। आप मान सकते हैं 1 करोड़ में डील फिक्स हो गया। बट जब मैटर्स आया तो देखा गया जो कंसेंट यहां पे फ्री नहीं है, मींस हम लोग सेम थिंग पे एग्री नहीं हुए, डिफरेंट, आपके माइंड में कुछ और, राहुल के माइंड में कुछ और। अगर जब भी ऐसा एग्रीमेंट में ड्राफ्ट में होता है तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वह लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब लीगली इनफोर्सेबल नहीं होगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सेबल होने के लिए, वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, जहां पे कंसिडरेशंस तो एकदम होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशंस, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट कंसिडरेशंस भी एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, बट जनरली इन ऑलमोस्ट केसेस विदाउट कंसिडरेशंस एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। सपोज मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया जो मैं आपका सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जब मैंने ऑफर किया ऐसा, तो कंसिडरेशंस मेरे को नहीं मिल रहा है, तो यह जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप मेरे ऊपर लीगल सू फाइल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन से मैं बोलता हूं आपको 2000 रुपए में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है कंसिडरेशंस एडुकेट होना चाहिए, मतलब मार्केट के रेट के हिसाब से होना चाहिए। कंसिडरेशंस कुछ भी हो सकता है। हमने, मुझे लगा 2000, ठीक है, मैंने 2000 और आपने एग्री हो गया 2000 पे, 2000 पे, तो दैट वो कंसिडरेशंस है, और कंसिडरेशंस है तो एग्रीमेंट वैलिड है। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मींस कॉम्पिटेंट, उसकी सामर्थ्य, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हुआ सामर्थ्य है, और सामर्थ्य के देखने के लिए हमें पहली बात जानना पड़ता है जो एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है जो 18 साल का वो बंदा होना चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी कहने का मतलब जब होता है तो वह बंदा कितने साल का होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, फर्स्ट थिंग। If anyone is below the age of 18 years, that is called as a minor, and a minor is not in the positions to make a contract. He is minor, cannot make a contract. If any contract made with a minor is void ab initio. Void ab initio एक लैटिन वर्ड है, मतलब होता है जो शुरुआती, फ्रॉम द बिगिनिंग वो void है। पहला चीज हमने बोला मेजोरिटी होना चाहिए, मेजर व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात साउंड माइंड होना चाहिए। माइंड जो है सो साउंड, ऐसा तो नहीं है जो मींस ही इज नॉट इन द कंडीशंस टू मेक अ डिसीजंस, मींस फ्रीली वो डिसीजंस नहीं ले सकता है। दे आर नॉट साउंड माइंड, इनसेन पर्संस। एंड थर्ड वन इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर, आपने अकाउंट्स के क्लास में पढ़ा होगा, जो इंसॉल्वेंसी जब होती है तो फुल रिकवरी नहीं होता है, मतलब 75 पैसे रिकवरी होती है, 60 पैसे रिकवरी होती है। कब होता है, जब इंसॉल्वेंसी क्या होता है उसको समझते हैं। जब इफ एनी पर्संस or any organizations is not in the positions to pay its debts completely, that means assets is less than its liabilities, and organizations is not in the positions to pay its debts. In such a conditions, such persons go to the court and ask the court to declare me as insolvent. And in that conditions, अगर कोई insolvent है तो during the period of insolvency, जब तक वह insolvency से discharge नहीं हो जाता है तो he is not eligible to make a contract. So competency of the parties में हमने देखा जो यहाँ पे
मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्संस नहीं होना चाहिए। तो कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी देखेंगे, लॉफुल कंसिडरेशंस। अभी हम बात कर रहे थे एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए एंड कंसिडरेशंस होना चाहिए। अब बोलता है कंसिडरेशंस लॉफुल। कंसिडरेशंस को फिर से बात कर लेते हैं। आपके लिए कंसिडरेशंस क्या है, आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, और मेरे लिए कंसिडरेशंस क्या है, जो आप मेरे को फीस देंगे। बट यहां पे लॉफुल बात कर रहा है, मैं तो लॉफुल आपको टीचिंग दे ही रहा हूं, बट राहुल ने कहा सर हम फीस तो नहीं देंगे आपको, जो है सो हम एक AK-47 दे देंगे। तो AK-47 क्या हमारे पास वैलिड लाइसेंस है, हम रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? क्या राहुल के पास वैलिड लाइसेंस है टू सेल सच AK-47? नहीं, तो राहुल के पास भी लाइसेंस नहीं है सेल करने का, तो इलीगल एक्टिविटीज हो गया, लॉफुल नहीं है। और मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है हमको AK-47 होल्ड करने का, तो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ। अगर तो क्या होगा, हमने तो प्रॉमिस लॉफुल देगा, बट राहुल मेरे को लॉफुल नहीं दे रहा है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि लॉफुल नहीं है। तो ये भी देखना होगा, लॉफुल मतलब एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। अगर कोई भी कानून के द्वारा अगर रोका गया है तो वह लॉफुल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आज बिहार में अल्कोहल का कंजम्पशन, स्टोरेज, सेल, ड्रिंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली बैंड। तो अगर कोई व्यक्ति अगर सप्लाई ऑफ अल्कोहल करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो सच कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, लॉफुल नहीं है। और लॉफुल नहीं है कंसिडरेशंस, तो वो वैलिड नहीं है। तो लॉफुल को मैंने समझाया, कंसिडरेशंस लॉफुल होना चाहिए। एंड लीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो हमें जो करना है, जो पर्पस है, जो इरादा है, जिस पर्पस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, वह लीगल होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम किराए पे लेते हैं और आपको कहते हैं हम जो उसमें हम क्लास कंडक्ट करेंगे, और रेंट एग्रीमेंट बन जाती है, लेकिन हम उसमें क्लास कंडक्ट नहीं करके इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। वहां पे वेपन्स का स्टोरेज करते हैं या अल्कोहल का स्टोरेज करते हैं, जो टोटली प्रोहिबिटेड है, जो टोटली प्रतिबंधित है। तो ऐसे कंडीशंस में वह जो ऑब्जेक्ट है लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, इसका मतलब होता है जो कभी कभी कुछ चीजें एक्सप्रेसली मींस साफ सुथरे शब्दों में लॉ के अंदर बोल दिया जाता है, जो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सपोज थिंक गैम्बलिंग, इंडिया में गैम्बलिंग टोटली बैन है, प्रोहिबिटेड है। तो गैम्बलिंग को लेके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो इनफोर्सेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं है। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 6 एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशंस होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। ये 6 एलिमेंट्स होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। इसके अलावे सेक्शन 10 के अलावे कुछ और भी ऐसे मैटर्स हैं जो इसेंशियल्स हैं, उनका होना जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। पहला 2 पार्टीज। जी, कोई भी पार्टी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए 2 पार्टी का होना जरूरी है। एंड इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जी, अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट इंटेंशंस नहीं है लीगल रिलेशनशिप करने का, जैसा कि मैंने पिकनिक वाले केस में एग्जांपल दिया, तो वहां पे इंटेंशंस लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता है। या दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से कमिट करता है जो आपको हम मंथली बेसिस पे 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज देंगे,
अब हस्बैंड की इनकम थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है एंड वह देना बंद कर देते हैं, 10,000 के बदले 5,000। तो वाइफ कोर्ट के पास जाती है और बोलती है जो हमारे हस्बैंड ने कमिट किया था, जो मुझे 10,000 पर मंथ देंगे बट देना बंद कर दिए हैं। तो कोर्ट बोलती है आप लोग का इरादा क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था? तो वाइफ बोलती है नहीं। तो बोलती है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट बोलती है क्योंकि ये आपका सोशल एग्रीमेंट है, सोशल हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे म्यूचुअल कंसिडरेशंस नहीं है, तो क्या है, ये सोशल है, इंटेंशंस लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है। एंड फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सर्टेन स्टैम्प पेपर होना चाहिए, रिटेन फॉर्म में एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस नोटराइज होना चाहिए। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा नोटरी चार्जेज। तो हमारे इंडियन सिस्टम में किसी भी एग्रीमेंट को क्या करना होता है, स्टैम्प पेपर पे राइट करना होता है अगर रिटेन करना है तो, एंड प्लस वह वैलिडिटी के लिए नोटराइज होना चाहिए। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जी मिस वह एग्रीमेंट जो बना रहे हैं आप, उसका पॉसिबल है परफॉर्मेंस होना। इसको समझाते हैं कैसे कोई भी जो प्रॉमिस है अगर उसका परफॉर्मेंस होना पॉसिबल नहीं है तो वह वैलिड नहीं होगा। एक लड़का एक लड़की से कमिट करता है जो यदि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें चांद से तारे लाके दूंगा। तो क्या पॉसिबल है चांद से तारे लाके देना? नहीं। तो ऐसे जो एग्रीमेंट हुए जिसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्मेंस होने का, तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑल्दो शादी हो जाती है बट ऑन दैट ग्राउंड आप ये नहीं बोल सकते हैं जो मुझे चांद सितारे नहीं मिले तो मैं शादी को ब्रेक करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जो परफॉर्मेंस होना पॉसिबल नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में नहीं है, वह एलिमेंट को हम लोग सेट असाइड करते हैं। देखिए यहां पे क्लियरली सेक्शन 10 बोल रहे हैं जो ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वह फ्री कंसेंट है, जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशंस है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे टू पार्टीज का होना जरूरी है, टू पार्टीज होना चाहिए। एक अभी आप पॉइंट देखेंगे यहां पे टू पार्टीज कह रहे हैं वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने साथ सेल्फ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टू पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी क्या करता है, वन पार्टी क्या करेगा, ऑफर करेगा, वन पार्टी ऑफर करेगा एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट को समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए टू पार्टीज का होना जरूरी है। वन पार्टी ऑफर करेगा एंड दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्वीकार करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी मेड बाय नेचुरल पर्संस एंड अदर पर्संस हैव लीगल एग्जिस्टेंस। मिस कंपनी जो कॉर्पोरेट होते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, they are artificial legal persons and artificial legal persons is also in the positions to make a valid contract. तो नेचुरल पर्संस जो गॉड गिफ्टेड है ह्यूमन बीइंग्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस
आर्टिफिशियल लीगल पर्संस। यहां पे एक एग्जांपल को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा, दो पार्टी का होना जरूरी है, एक सेलर होना चाहिए एंड दूसरा बायर होना चाहिए। एंड सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्संस, बिकॉज ए पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। एक केस लॉ है गुजरात, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस, इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्सेस, मीन्स उसके अगेंस्ट में रमनलाल एस एंड कंपनी। इसमें हुआ क्या, समझिएगा केस लॉ को। पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ के आए हैं और पढ़ना भी है अकाउंट्स में। पार्टनरशिप फर्म का डिजॉल्व हुआ, डिजोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन हुआ। तो जो एसेट्स था पार्टनरशिप फर्म का, जो एसेट्स था पार्टनरशिप फर्म का, वह किसके बीच डिवाइड हो गया? पार्टनर्स के बीच। समझिएगा, उसका मालिक कौन था? पार्टनरशिप फर्म में जो एसेट्स थी उसका मालिक कौन था? पार्टनर था। और जब पार्टनरशिप फर्म का डिजॉल्व हुआ तो पार्टनर के बीच में, मालिकों के बीच में बांट दिया गया। अब सेल टैक्स ऑफिसर पहुंच गया और बोलते हैं इस ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स देनी चाहिए, आप टैक्स नहीं दिए क्योंकि आपने इसको सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सेल माना। लेकिन कोर्ट ने कहा जो टू पर्सन, क्योंकि सिमिलर पर्सन, एक ही पर्सन है और पार्टनर अपने आप को एसेट्स नहीं सेल कर सकता है, तो करना हुआ इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट ए सेल, यह सेल नहीं है क्योंकि पार्टनर क्या थे? ज्वाइंट ओनर थे एसेट्स के, और कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। एक ही पार्टनर एसेट्स को सेल भी और बाय दोनों साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए टू डिफरेंट पर्संस का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट मेड करने के लिए। बोले इंटेंशंस, फिर से बात हो रही है, पहले भी बात किए हैं, इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो हम लोगों का इरादा होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, सोशल और डोमेस्टिक। सपोज हम एक फ्रेंड के साथ कमिट करते हैं जो मूवी जाने का, पिकनिक करने का, और ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये सब सोशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, और यह नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक एग्जांपल के द्वारा इसमें बताया गया है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर एक केस लॉ है, थोड़ा इसको याद रखेंगे, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इसमें हुआ क्या वो बात करते हैं। हस्बैंड, जैसा कि मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था आपको, हस्बैंड ने एग्री हुआ अपनी वाइफ को सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस, जो मैंने एग्जांपल लिया था 10,000। जब हस्बैंड जी अब्रॉड थे और ऐसा हुआ, अभी मान लीजिए कोविड-19, तो हस्बैंड का ही इनकम खत्म हो गया, तो हस्बैंड फेल टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट, तो वाइफ क्या कर दी? आप सोचिए वाइफ का लेवल, वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, कोर्ट चली गई। अब जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा जो वाइफ जी कुड नॉट रिकवर, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं इस 10,000 को कोर्ट के द्वारा। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह क्या है? सोशल एग्रीमेंट है और आपका इरादा ऐसा नहीं था, आप दोनों का इरादा ऐसा नहीं था जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो जब भी इस तरह के एग्जांपल आएंगे तो आप केस लॉ बाल्फर वर्सेस बाल्फर्स को याद करेंगे। जो पार्टी का इंटेंशंस क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की होनी चाहिए। एंड अदर फॉर्मेलिटीज ऑल्दो मैंने कवर किया है, बट आपकी फर्स्ट बिगिनिंग क्लासेज है, लॉ लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं
तो थोड़ा सा मैं एक चीजों को कई बार इंटेंशनल हो सकता है मैं बोलूं, जिससे आप थोड़ा सा शब्दों के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपने अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे। अदर फॉर्मेलिटीज मीन्स कुछ अदर फॉर्मेलिटीज भी होती है जिसको पूरा करना होता है। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा, राइटिंग होना चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन, जैसा कि रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे कुछ नोटराइज कराना, अगर लैंड आप परचेज कर रहे हैं तो लैंड की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो तभी वह इनफोर्स होगा। या इसेंशियल्स है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या आप खरीदना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी करने का मतलब होता है वह एसेट्स जिसको आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी अपने बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो हम लोग बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, और आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा जो एसेट्स जो होता है दो तरह का होता है, एक मूवेबल होता है, दूसरा इमूवेबल होता है। अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यह मीनिंग जो होना चाहिए नॉट वेग, मतलब अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, एक या इनडिफिनिट भी नहीं होना चाहिए, एकदम सर्टेन होना चाहिए। इसको भी एग्जांपल के द्वारा बताया गया है। मिस राहुल एग्री होता है सेल करने के लिए अलीसा से क्या 100 टन्स ऑफ वाइन, लेकिन यहां पे ये मालूम नहीं चल रहा है जो कौन सा ऑयल, कौन सा तेल। 100 टन्स तो सही, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, कौन सा, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, कौन सा ऑयल। तो here meaning is not clear, so this contract will not be valid, so there is nothing certain in order to show what kind of intended for। so ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं आपका जहां पे मीनिंग क्लियर नहीं होता है वह वैलिड नहीं होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल मतलब होता है सामर्थ होनी चाहिए। अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, जैसा कि मैंने बोला आसमान से तारे लाना, आसमान से चांद लाना, जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, और इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इन्फोर्स करने का मतलब जब भी आएगा मतलब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यहां पे एग्जाम्पल है, ए एग्री होता है बी से जो हम मैजिक के द्वारा डिस्कवर करेंगे, ट्रेजर मीन्स खजाना का डिस्कवर करेंगे मैजिक के द्वारा, जादू के द्वारा, जो पॉसिबल ही नहीं है। जादू के द्वारा खजाने का डिस्कवरी करके तो जादूगर तो खुद करोड़पति हो जाएगा ना, फिर आपको क्यों ट्रेजर बनाएगा। तो ए एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड। अब यहां पे देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस तो होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कैपेसिटी मतलब 18 साल का बंदा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब राइटिंग में होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए या डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करने का मतलब एक ऑफर देगा,
प्रपोजल देगा, प्रपोजल देगा एंड दूसरा जो है सो उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब सिग्निफाई करेगा, कंसेंट को एसेंट देगा, सिग्निफाई। अब फ्री कंसेंट के बारे में बताया, फ्री कंसेंट क्या होता है। हमने काठमांडू को याद कीजिएगा और मुजफ्फरपुर को याद कीजिएगा। काठमांडू का लैंड एंड मुजफ्फरपुर का लैंड। लीगल ऑब्जेक्ट, राहुल ने हमें AK-47 ऑफर किया, सॉरी नहीं, यहां पे लीगल ऑब्जेक्ट में हमने रेंट पे लिया कमरे को और हम वहां पे वेपन्स स्टोरेज करना चालू कर दिया। हमने वहां पे वेपन्स का वहां पे हमने हथियार रखना चालू कर दिया, तो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं था। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अभी जैसे हम लोगों ने देखा वाइल्ड मतलब कौन सा तेल, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब आसमान से चांद लाने की बात तो नहीं हो रही है। और ऐसे एग्रीमेंट जो डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मींस गैम्बलिंग, क्रिकेट की गैम्बलिंग मींस कौन खिलाड़ी जीतेगा उस पे पैसा लगाना, बोली लगाना, या इंडिया में टोटली लीगल एक्टिविटीज नहीं है। और ऐसा एग्रीमेंट आप करते हैं तो फिर आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते जो मैंने यह खेल जीता है, पैसे मुझे मिलने चाहिए। ओके, टिल नाउ अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।